नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 2 के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कंपनी लॉ की यूनिट 3 का वन शॉट। देखिए, अपने आप में ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस यूनिट से फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर करीब करीब 18 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे में आप सभी के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है केवल उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तैयार करना जिनके एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी, संभावना और प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो आज की वीडियो इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डेडिकेटेड रहेगी, जहां पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंटायर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यूनिट 3 से, जिनके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, पसंद आता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। ऑब्वियस सी बात है, आज की आपको 2 यूनिट देखने को मिलने वाली थी हमारे चैनल के ऊपर, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे हैं लगातार, जिनकी वजह से हम लोग वीडियो को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं। माने सबसे पहले तो हमारे कंप्लीट एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन है, लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग जुगाड़ करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत ये आ रहा है कि अभी हमारे यहाँ पे इंटरनेट ब्रेकडाउन है, यानी कि दोनों चीजें कंप्लीटली जिनके ऊपर हमारा पूरा रिकॉर्डिंग डिपेंड करता है वो है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा जुगाड़ करके आप सभी को लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें और इस वीडियो को भी उतना प्यार और सपोर्ट कीजिएगा जितना आप लोगों ने अदर वीडियोस को किया था। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए अब अपने इंपॉर्टेंट तमाम टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूनिट का टाइटल है शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल 2 शब्द है, शेयर से जुड़ी हुई पूरी कहानी रहने वाली है। सबसे पहले अगर आप लोग जाओगे इस यूनिट के अंदर तो आप लोग देखोगे सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है एक टर्म जिसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस। अब आप सभी ने पढ़ा होगा प्रोस्पेक्टस का मायना क्या होता है। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको कोई भी कंपनी इश्यू करती है बिफोर द इशूइंग द शेयर। माने किसी भी कंपनी को शेयर इश्यू करने हैं, उन शेयर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर रहती है, जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है, जो पब्लिक को इश्यू किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। क्लियर है। अगर आप लोग एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो आप लोग कहेंगे आपका जो प्रोस्पेक्टस है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको इशू किया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा। माने कोई भी कंपनी है वो प्रोस्पेक्टस को इशू करेगी किसके लिए, टू सेल इट्स शेयर, अपने शेयर को सेल करने के लिए। इट कंटेन, ये क्या करके चलता है, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन कंटेन करके चलता है कि कंपनी के ऑपरेशंस क्या रहने वाले हैं, फाइनेंशियल्स क्या रहने वाली है, पर्पज ऑफ इशूइंग शेयर, माने कंपनी क्यों इशू कर रही है अपने शेयर को, उसका पर्पज क्या रहने वाला है। ये तमाम चीजें माय डियर फ्रेंड्स प्रोस्पेक्टस के अंदर इंक्लूड की जाती है। अगर आप लोग देखेंगे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोस्पेक्टस इज हेल्प इन्वेस्टर मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बिफोर द इन्वेस्टिंग। इसका मेन मुद्दा क्या रहता है, मेन पर्पज, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि इन्वेस्टर को इन्वेस्टिंग से पहले उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर दे, फिनेंस से रिलेटेड। क्लियर। तो इसको क्या बोला जाता है, इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे लोग की लैंग्वेज में प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा की पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं कि अगर आप लोग प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं तो उस टाइम पे बेसिकली प्रोवाइड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ ए कंपनीज फाइनेंशियल, कंपनी के फाइनेंशियल की ट्रांसपेरेंसी को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या इशू करते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। डिस्क्लोज द पर्पस एंड द रिस्क ऑफ द शेयर बीइंग ऑफर्ड, जो भी शेयर बीइंग ऑफर्ड है उनके अंदर क्या पर्पस रहने वाला है और क्या रिस्क रहने वाली है, इस चीज को डिस्क्लोज करने का काम प्रोस्पेक्टस का होता है। एंड इनवाइट करता है पब्लिक टू इन्वेस्ट इन द कंपनी शेयर। माने प्रोस्पेक्टस ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, कंपनी के शेयर को परचेज करने के लिए, कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए पब्लिक को अप्रोच करता है। क्लियर है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका प्रोस्पेक्टस कहलाता है। तो ये तो एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड डेफिनेशन होगी कि आपको इश्यू करना है, सेल करना है शेयर को, उससे पहले एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है जो कंपनी की हर एक इंफॉर्मेशन, जस्ट लाइक कंपनी के ऑपरेशन हो गए, फाइनेंस हो गया, और हम इशू क्यों कर रहे हैं शेयर, ये तमाम चीजें जहां पे लिखी जाती हैं। अब अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूं तो कंपनी लॉ के अंदर अगर आप लोग कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान से देखिएगा, सेक्शन 2 सब पॉइंट नंबर 17 के अंदर आपका क्या दिया गया है, आपका डेफिनेशन दिया गया है किसका, प्रोस्पेक्टस का। करीब करीब सेम ही डेफिनेशन है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट या फिर जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर। तो यहां पे आप लोग देख पाएंगे सेम डेफिनेशन, सेम
वही पॉइंट है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में घुमाव फिराव किया गया है कि एग्जैक्टली प्रोस्पेक्टस का मीनिंग वही रहने वाला है। तो सेक्शन 2 सब पॉइंट नंबर 70 डिफाइन करता है प्रोस्पेक्टस को कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग या कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये प्रोस्पेक्टस, आपकी जो प्रोस्पेक्टस की कहानी है वो समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ कसर रहती है या फिर कुछ भी चीजें जो समझ में नहीं आई वो रहती है, तो आप लोग इससे आसान लैंग्वेज में और भी समझ सकते हो। माने एक कंपनी का ऐसा ब्रोचर होता है क्या प्रोस्पेक्टस, जो आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर को ये बताता है कि व्हाट द कंपनीज डज, कंपनी क्या करती है। सबसे पहली बात, व्हाई इट इज इशूइंग द शेयर, शेयर इशू क्यों किए जा रहे हैं, व्हाट आर द रिस्क, क्या क्या रिस्क रहने वाली है, हु आर द डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन है कंपनी के, हाउ द कंपनी विल यूज द मनी, किस तरीके से जो आप लोग शेयर कैपिटल एक तरीके से कंपनी इकट्ठा करेगी या आप लोग जो शेयर खरीदेंगे उसके बदले की जो मनी है उसको एग्जैक्टली कहां पे और किस तरीके से यूज किया जाएगा। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन है जिसको आप लोग समझ करके एग्जामिनेशन के अंदर बेटर स्कोर कर सकते हैं। क्लियर? अगर आप लोगों को इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो वही सेम फॉर्मेट रहने वाला है। आप रेगुलर के बच्चे हैं या एसओएल के बच्चे हैं, एग्जामिनेशन का डेट क्या रहने वाला है और पीडीएफ अगर आप लोग कमेंट करते हैं एज सून एज पॉसिबल, हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर आपके कमेंट के रिप्लाई के अंदर पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग प्लीज जो भी नए बच्चे हैं वो अपना टाइम स्क्रीनशॉट लेने में वेस्ट ना करें, केवल एक बार इस लेक्चर को देख ले, एक बार अंडरस्टैंड कर ले, फिर आप लोग पीडीएफ को अंडरस्टैंड कर ले, एक बार रीड कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो बात हुई प्रोस्पेक्टस की। अब आपको समझना क्या है प्रोस्पेक्टस के टाइप कितने होते हैं। अब वैसे तो प्रोस्पेक्टस के 3 टाइप होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर डीम्ड प्रोस्पेक्टस को इंक्लूड नहीं किया गया है। माने डीम्ड प्रोस्पेक्टस हमें पढ़ना नहीं है, हमें केवल 2 ही प्रोस्पेक्टस पढ़ने हैं। सबसे पहला प्रोस्पेक्टस रहने वाला है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, दूसरा रहने वाला है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। क्लियर है? तो आपको समझना है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। दोनों ही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला है आपका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। अगर आप लोग देखेंगे ये आपका एक प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस होता है या फिर इसको कहते हैं एक ऐसा ऑफर डॉक्यूमेंट होता है यूज्ड बाय, जिसको क्या किया जाता है कंपनीज के थ्रू यूज्ड किया जाता है टू मेक एन आईपीओ, क्या बनाने के लिए, आईपीओ बनाने के लिए, जिसको आप लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं या जिसको एफपीओ बोला जाता है। एफपीओ माने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। क्लियर है? तो आपको ध्यान क्या रखना, आपको यही रखना है कि जो सबसे प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस है वो आपका आरएचपी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस रहने वाला है, जो एक ऑफर डॉक्यूमेंट होता है जिसको कोई भी कंपनी ऑफर करती है बिफोर द आईपीओ, यानी कि आप कह सकते हैं आईपीओ बनाने के लिए, किसी भी कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बनाने के लिए, या एफपीओ जिसको फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, किसकी, ऑफ द सिक्योरिटी। क्लियर है? तो ये क्या कहलाता है, ये आपका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कहलाता है। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आरएचपी माने रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कंटेन्स ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, इसके अंदर सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द कंपनी शेयर, कंपनी के शेयर से रिलेटेड, डिबेंचर से रिलेटेड, एक्सेप्ट फ्रॉम द फाइनल ऑफर प्राइस। सिर्फ क्या नहीं रहता है यहाँ पे, आपका एक्सपेक्ट यानी कि फाइनल जो आपका ऑफरिंग प्राइस है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। इट इज फाइल्ड विद द आरओसी, यानी कि इसको फाइल कहां पे किया जाता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास, एंड सर्कुलेटेड टू द पोटेंशियल इन्वेस्टर फॉर देयर कंसीडरेशन, उनकी कंसीडरेशन के लिए जितने भी पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं इस पर्टिकुलर जो प्रोस्पेक्टस है उसको सर्कुलेट किया जाता है। द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ आरएचपी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इंक्लूड्स, 3 सेक्शन है, सेक्शन 26 हो जाएगा, सेक्शन 31 हो जाएगा, सेक्शन 32 हो जाएगा। ये तीनों आपके जो सेक्शन है वो आपके रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस से जुड़े हुए हैं। सेक्शन 26 क्या कहता है, सेक्शन 26 आउटलाइन करता है रिक्वायरमेंट फॉर द कंटेंट्स ऑफ ए प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, इस चीज को कौन आउटलाइन करता है, ये आपका सेक्शन 26 आउटलाइन करता है। अगर मैं बात करूं आपके सेक्शन 32 की तो ये बताता है स्पेसिफिक द प्रोसीजर ऑफ फिलिंग द प्रोस्पेक्टस विद द आरओसी, कि एग्जैक्टली क्या क्या स्पेसिफाई प्रोसीजर रहने वाला है आरओसी के साथ प्रोस्पेक्टस को फिल करने के लिए। क्लियर है? आपका 31 क्या बताता है, दिस सेक्शन मैंडेट द इंक्लूजन ऑफ द स्टेटमेंट इन द आरएचपी दैट द ऑफर इज बीइंग वेड थ्रू ए प्रोस्पेक्टस, जो ऑफर है वो किसके थ्रू बनाया जाएगा, प्रोस्पेक्टस के थ्रू बनाया जाएगा, एंड दैट इन्वेस्टर शुड रीड द प्रोस्पेक्टस बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि ताकि जितने भी इन्वेस्टमेंट
इंटेलिजेंट डिसीजन लेने वाले आपके इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रोस्पेक्टस को रीड करके और बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सके। तो ये आपका क्या रहने वाला है, ये आपका स्पेसिफिकली रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस रहने वाला है, जिसको आप लोग कहते हो प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस भी। और ये आपका एक ऑफर डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी कंपनी के आईपीओ को बनाने के लिए या आपके एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे सेल्फ प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब होता है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जो फाइल्ड होता है बाय ए कंपनी फॉर ए मल्टीपल इश्यूज ऑफ ए सिक्योरिटीज विद इन ए पीरियड ऑफ द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स अप्रूवल बाय द आरओसी। जैसे ही कंपनी का एक तरीके से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है आरओसी के साथ, आरओसी से जो अप्रूवल मिला है उसके 1 साल के दरमियान आप लोग फाइल कर सकते हैं कोई भी कंपनी मल्टीपल इश्यूज ऑफ द सिक्योरिटीज के लिए। इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए जो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस। क्लियर। इट अलो द कंपनी टू मेक मल्टीपल पब्लिक ऑफर। ये अलो करता है पब्लिक को कि वो क्या कर सकते हैं, मल्टीपल पब्लिक ऑफर कर सकते हैं ऑफ इट्स सिक्योरिटीज ड्यूरिंग द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस के वैलिडिटी पीरियड के दरमियान विदाउट फिलिंग ए फ्रेश प्रोस्पेक्टस फॉर ईच ऑफर। हर एक जो आपका ऑफर है उसके लिए अलग अलग से प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग केवल उसी प्रोस्पेक्टस के 1 साल के दरमियान आप लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सिक्योरिटीज को ऑफर कर सकते हैं। द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द सेल्फ प्रोस्पेक्टस मेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे 2 आपको सेक्शन पढ़ने हैं, सेक्शन नंबर 31 और अगर आप लोग देखेंगे आपका यहाँ पे रहने वाला है रूल नंबर 10 ऑफ द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज रूल नंबर 2013। क्लियर है, इस चीज को आपको समझना है। सेक्शन 31A क्या कहता है, दिस सेक्शन आउटलाइन द रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग ए सेल्फ प्रोस्पेक्टस, कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है किसको फिल करने की, एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस को फिल करने की। इंक्लूजन द कंडीशन फॉर इट्स वैलिडिटी, किसको इंक्लूड करके, कंडीशन फॉर इट्स वैलिडिटी एंड पीरियड ऑफ द वैलिडिटी आपको इंक्लूड करना है एंड द अमेंडमेंट टू बी मेड टू बी प्रोस्पेक्टस ड्यूरिंग इट्स वैलिडिटी पीरियड। क्लियर है, तो ये आपका सेक्शन 31A ऐसे ही आपको पढ़ लेना है। रूल 10A ऑफ द कंपनीज रूल 2014। देखिए कंपनीज एक्ट 2013 नहीं है, कंपनीज रूल 2014 है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है माय डियर फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है एक्सप्लेन द प्रोस्पेक्टस, एक्सप्लेन द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, एक्सप्लेन द सेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब देखिए किसी भी प्रोस्पेक्टस के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं तो उसका कंटेंट क्या रहने वाला है, माने अगर आप लोग हिंदी में देखें तो इसको हम लोग कहते हैं सामग्री। सामग्री का मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और ये बात लिखी हुई है सेक्शन 26 के अंदर कंपनीज एक्ट 2013। जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है और उसका सेक्शन 26 बताता है प्रोस्पेक्टस के कंटेंट से रिलेटेड बातें। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है आपकी कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस और आपके कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, प्रमोटर्स कौन है और कंपनी का सेक्रेटरी यानी कि CS जिसको कहते हैं कौन कौन है, सारी बातें प्रोस्पेक्टस के अंदर होंगी। डेट ऑफ ओपनिंग रहेगा एंड क्लोजिंग ऑफ इशू, यानी कि आपका क्या रहेगा, इशू करने की डेट ऑफ ओपनिंग और डेट ऑफ क्लोजिंग रहेगा। डिटेल ऑफ द शेयर ऑफर्ड, शेयर जो ऑफर किए जाते हैं उनकी डिटेल रहेगी। पर्पज ऑफ इशू, इशू का क्या पर्पज है, एग्जैक्टली आपने शेयर जो इशू किए हैं उसका क्या पर्पज है, और रिस्क फैक्टर रहेगा यहाँ पे, कैपिटल का स्ट्रक्चर रहेगा, पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ पे रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एंड मैनेजमेंट डिटेल्स रहेंगी, ऑडिटर्स रिपोर्ट रहेगी एंड डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर दैट इंफॉर्मेशन इज ट्रू, कि एक डिक्लेरेशन रहेगा कि ये जो आपका प्रोस्पेक्टस के अंदर जितनी भी चीजें दी गई हैं वो सारी चीजें क्या है, वो ट्रू है। और ये कौन डिक्लेयर करेगा, डायरेक्टर डिक्लेयर करेगा। क्लियर, तो आपका सेक्शन 26 कंपनीज एक्ट 2013 प्रोस्पेक्टस के कंटेंट के बारे में बताता है। अच्छा, प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या चीजें डाली जाएंगी, क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी, इस चीज को सुनिश्चित करता है आपका गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर केवल सारी की सारी बातें सही लिखी होनी चाहिए, सारी की सारी चीजें सही लिखी होनी चाहिए। अगर कल को कोई गलत चीज होती है यानी कि मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस होता है तो उसके लिए आप सभी जितने भी डायरेक्टर्स हो गए, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर हो गए या आप लोग कह दीजिए प्रमोटर्स हो गए, वो सभी लायबल होंगे और उनको पनिशमेंट मिल सकती है, जेल तक हो सकती है और फाइन भी, पेनल्टी भी लग सकती है। क्लियर है, तो ये आपका क्या कहता है, गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस है। द प्रोस्पेक्टस मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट एंड नॉट हाइड एनी इंपॉर्टेंट, एनीथिंग इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट बात ना छुपानी है ना एक्स्ट्रा लिखनी है, जो है जैसा है वैसा आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखना ही लिखना है। क्लियर।
क्लियर। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी, यहां तक कहानी समझ में आई होगी कि प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या होना चाहिए, कितने तरीके के प्रोस्पेक्टस होते हैं, प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन क्या होती है। अब कई बार क्या होता है प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट हो जाता है, काफी चीजें हैं जो अनट्रू होती हैं, यानी कि जो सही नहीं होती है, अनएथिकल होती हैं, ठीक है, जिनको लेकिन फिर भी प्रैक्टिस किया जाता है। काफी गलत चीजें आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर डाल दी जाती है। अगर गलत चीजें प्रोस्पेक्टस के अंदर डाली जाती हैं तो अगर यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, क्लियर है, अगर आपकी फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन किसी भी प्रोस्पेक्टस के अंदर होती है तो उसे कहते हैं हम लोग मिस स्टेटमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, याद रखिएगा। और इससे डील करने के लिए सेक्शन नंबर 34 और सेक्शन नंबर 35 माने दो सजाएं हो सकती है। सेक्शन नंबर 34 बताता है सिविल लायबिलिटी के बारे में, अगर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन डाली जाती है तो सिविल लायबिलिटी आपको हो सकती है। दूसरा क्रिमिनल लायबिलिटी भी हो सकती है, सेक्शन 34 और सेक्शन 35 बताता है। सिविल लायबिलिटी क्या कहती है, आपके जितने भी इन्वेस्टर हैं वो क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन को फ्रॉम द डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, या फिर जिस भी बंदे ने प्रोस्पेक्टस को साइन किया है उससे इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन। अब इस केस में क्या होता है कि यहां पे अगर आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी आती है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ द 35 ऑफ ए कंपनीज एक्ट 2013, तो ये कहता है कि आपको फाइन के साथ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, माने आपको जेल भी हो सकती है। याद रखिएगा 10 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या 10 लाख से ज्यादा तक का जुर्माना आपको भुगतना पड़ सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि आपके कंटेंट ऑफ ए प्रोस्पेक्टस के अंदर एक स्टेटमेंट होती है जिसको कहते हैं मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, और उसके लिए आपको ये एक क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में भी आता है और सिविल ऑफेंस की कैटेगरी में भी आता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस को समझने के बाद अगर आप लोग थोड़ा आगे चलेंगे तो हमें अंडरस्टैंड करना, देखिए कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर मैंने बताया अगर मिस स्टेटमेंट होता है तो आपका सेक्शन 34 और सेक्शन 35 होता है जो बताता है कि आपका एक सिविल लायबिलिटी होती है, एक आपका क्रिमिनल लायबिलिटी होता है। अगर क्रिमिनल लायबिलिटी अप्लाई होता है तो मैंने बताया आपको 10 साल तक की जेल तक हो सकती है और 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का भी जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। जिन भी लोगों ने आपका प्रोस्पेक्टस साइन किया है, चाहे वो आपका प्रमोटर हो, चाहे वो आपका डायरेक्टर हो, या कोई भी मैनेजमेंट का आदमी जिसने प्रोस्पेक्टस का साइन किया है, क्लियर। अगर आप आगे चलोगे थोड़ा सा तो ध्यान से समझिएगा, कुछ ऐसे केसेस है जिन केसेस में प्रोस्पेक्टस को अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, प्रोस्पेक्टस को अप्रूव नहीं किया जा सकता है, एक तरीके से इश्यू नहीं किया जा सकता है, सही शब्द क्या रहेगा, प्रोस्पेक्टस को इश्यू नहीं किया जा सकता है। जैसे शेयर किस कंपनी में इश्यू होते हैं, पब्लिक कंपनी में इश्यू होते हैं, प्राइवेट कंपनी के पास ये राइट नहीं होता है कि वो अपने शेयर को इश्यू कर सके। माने जो भी प्राइवेट कंपनी है उस प्राइवेट कंपनी के अंदर प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने की कोई जरूरत नहीं होती है, यानी कि प्रोस्पेक्टस इश्यू किस कंडीशन में रिक्वायर्ड नहीं है। आप लोग मान सकते हैं किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में जहां पे पब्लिक को शेयर्स इश्यू नहीं किए जाते, जहां पर आपका जो फंड है वो रेज किया जाता है बाय द प्राइवेट प्लेसमेंट। माने इन तीनों सिचुएशंस के अंदर आपका क्या रहता है, प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने की जरूरत नहीं होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड बहुत जरूरी सवाल बनने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूं आपको ये प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी वो आपको समझ में आ गई होगी, आप लोगों को इसकी मालूमात हासिल हो गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग आगे, आपका एक प्रोसेस रहने वाला है जिसको कहते हैं हम लोग बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग भी आपका शेयर से ही जुड़ा हुआ है। कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी है, उस कंपनी को अगर अपने मार्केट के अंदर अपने शेयर्स को इश्यू करना है तो उस पर्टिकुलर शेयर का एग्जैक्ट प्राइस क्या रहेगा, इसको फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है ना वो क्या कहलाता है, बुक बिल्डिंग कहलाता है। और इसके अंदर एक तरीके से इन्वेस्टर बाइड करते हैं, बोलियां लगाते हैं, और जो एक पर्टिकुलर रेंज सेट होती है उस रेंज के अंदर से जो मैक्सिमम बाइड आती है, जो मैक्सिमम बोली जिस प्राइस के ऊपर आती है उसके ऊपर वो प्राइस सेट कर दिया जाता है। माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, बुक बिल्डिंग अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग हमारे शेयर की मार्केट के हिसाब से सही वैल्यू क्या है उसको एनालिसिस करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। अगर आप लोग सीबी की डेफिनेशन देखें तो ये वाली रहेगी, और ये कहीं ना कहीं सेम चीजें हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो बुक बिल्डिंग इज ए प्रोसेस यूज्ड बाय ए कंपनी, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कंपनी इस्तेमाल करती है टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द शेयर। किसको डिटरमाइन करने के लिए, किसी भी शेयर के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए व्हेन मेकिंग ए पब्लिक ऑफर स्पेसिफिकली ड्यूरिंग एन आईपीओ, या हम बात करें ये जो आपका बुक बिल्डिंग प्रोसेस है आईपीओ के दरमियान ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम कोई बात करें किसी भी कंपनी की, अगर वो अपनी पब्लिक को प्राइस शेयर्स इशू करती है तो उस केस में प्राइस को फाइंड आउट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, बुक बिल्डिंग कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग ए
प्राइस, हम डायरेक्ट कोई भी प्राइस यहाँ पे फिक्स नहीं किया जाता है। ओवरहैंड द कंपनी इनवाइट बाइड्स, कंपनी क्या करती है, बाइड्स को इनवाइट करती है फ्रॉम द इन्वेस्टर विद इन द प्राइस रेंज, जिसको क्या बोला जाता है, प्राइस बैंड भी बोला जाता है। माने हमने कहा 100 से लेके 150 के बीच में हमें क्या करना है, आपका बाइड करनी है। और मैक्सिमम वोट अगर मेरे को 140 के ऊपर मिलते हैं, मैक्सिमम बाइड मेरे को 140 के ऊपर मिलती है, तो मेरा जो शेयर है उसका प्राइस 140 रुपए सेट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है माय डियर फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, बुक बिल्डिंग बोलते हैं। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बुक बिल्डिंग के अंदर सीबी की भी जो डेफिनेशन है वो करीब करीब सेम है। क्या कहती है, बुक बिल्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी। क्या होता है, प्राइस डिस्कवरी का एक प्रोसेस होता है थ्रू विच आपका डिमांड होता है फॉर द शेयर्स एसेस्ड बाय द इनवाइटिंग बाइड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर एट ए वेरियस प्राइस विद इन ए गिवन बैंड। क्लियर है, यहाँ पे एक गिवन बैंड है, इसके अंदर मैक्सिमम बाइड जिस प्राइस के ऊपर लगती है उसको उसका जो प्राइस है वो सेट कर दिया जाता है, या वो उसकी वैल्यू हो जाती है पर्टिकुलर शेयर की। तो बुक बिल्डिंग से सवाल अक्सर पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा, डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अब आपको समझना है बुक बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स कितने तरीके के होते हैं। दो तरीके की बुक बिल्डिंग होती है, एक को बोलते हो 75% बुक बिल्डिंग, एक होती है 100% बुक बिल्डिंग। 75% बुक बिल्डिंग आपका ओल्ड मेथड था, और आपका जो न्यू मेथड है, मॉडर्न मेथड है, वो 100% बुक बिल्डिंग रहने वाला है। नाम से पता चल रहा है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर 75% जो आपका एक तरीके से डोमिनेंसी है वो किसकी रहेगी, वो बुक बिल्डिंग के ऊपर रहेगी। माने एटलीस्ट 75% ऑफ इशू इज ऑफर थ्रू द बुक बिल्डिंग। 75% किसके ऊपर रहेगा, थ्रू द बुक बिल्डिंग रहेगा। और वहीं अगर 100% की बात करूं तो यहाँ पे एंटायर इशू किसके द्वारा रहेगा, बुक बिल्डिंग के द्वारा रहेगा। क्लियर, तो एग्जाम में लिख के आना है, दो तरीके की बुक बिल्डिंग होती है। इसके अलावा बुक बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो बुक बिल्डिंग की अपनी कुछ फीचर्स होती हैं, जैसे बुक बिल्डिंग का इस्तेमाल आईपीओ, यानी कि हमने बताया ना आईपीओ या जिसको एफपीओ बोलते हो, इन दोनों के टाइम पे यूज किया जाता है ताकि पब्लिक को एक कॉमन प्राइस ऑफर किया जा सके। नो फिक्स्ड प्राइस इनिशियली, इनिशियल लेवल पे कोई प्राइस फिक्स नहीं किया जाता है, ठीक है। ये पब्लिक की जो आपके इन्वेस्टर की डिमांड होती है, इन्वेस्टर जिसके ऊपर मैक्सिमम बाइड करते हैं वही प्राइस सेट किया जाता है। डिमांड बेस्ड प्राइसिंग यहाँ पे रहने वाला है, ये बात मैं कर चुका हूं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहती है कि हमने अपनी तरफ से हमारे प्राइस को सेट नहीं किया है, ये इन्वेस्टर है जो चाहते हैं कि ये वाला प्राइस इस पर्टिकुलर शेयर के लिए सेट बैठता है। और यहाँ पे देखिएगा इन्वॉल्व मल्टीपल इन्वेस्टर, और यहाँ पे केवल एक बंदे की सोच के ऊपर, एक बंदे के डिसीजन के ऊपर काम नहीं होता, बहुत सारे इन्वेस्टर इकट्ठा होते हैं जिसपे मैक्सिमम बाइड होता है ना, यानी कि मैक्सिमम इन्वेस्टर वो चीज चाहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है मल्टीपल इन्वेस्टर का। तो बुक बिल्डिंग की डेफिनेशन क्या है, जर्नल डेफिनेशन क्या है, सीबी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, आगे हमें पढ़ना है इसकी की फीचर्स क्या रहने वाली है, एंड द टाइप ऑफ द बुक बिल्डिंग क्या है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब बुक बिल्डिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है भाइयों और बहनों, ध्यान से समझ लो। सबसे पहले क्या करना होगा, बुक बिल्डिंग के लिए सबसे पहले होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ए बुक रनिंग लीड मैनेजर। एक बंदे को सेलेक्ट किया जाता है जिसको BRLM कहते हैं, मतलब बुक रनिंग लीड मैनेजर। एक बंदे को बुक किया जाता है, उसके बाद हम एक फिल करते हैं ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का। क्लियर, अभी अभी हम बात कर चुके रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का आपका एक ड्राफ्ट फिल किया जाता है, उसके बाद आपकी जो प्राइस रेंज है उसको डिक्लेयर किया जाता है, प्राइस का जो बैंड है उसको डिक्लेयर किया जाता है कि आपको बाइड है वो मैक्सिमम इस रेंज के अंदर लगाने हैं, 100 से 150 के अंदर। उसके बाद बाइडिंग बाय द इन्वेस्टर माने बोली लगाई जाती है एक तरीके से देसी लैंग्वेज में, एंड उसके बाद बुक क्लोज की जाती है, डिमांड को एनालिसिस किया जाता है, कट ऑफ प्राइस को एनालिसिस किया जाता है, फाइनलाइज किया जाता है, और लास्ट में जाके अलॉटमेंट ऑफ शेयर कर दिया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका एंटायर प्रोसेस रहने वाला है इन द केस ऑफ द बुक बिल्डिंग। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, बेस्ट आर्टिकल और मोस्ट एक्सपेक्टेड आर्टिकल रहेगा, मेक श्योर करके इस चीज को जरूर याद कर लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं अगली स्लाइड की, जहां पे हमें बुक बिल्डिंग की एडवांटेजेस के ऊपर बात करनी है, डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात करनी है। अभी अभी हमने बताया ये मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग होता है, मैक्सिमम इन्वेस्टर जो चाहते हैं उसी के बेस पे शेयर का प्राइस फिक्स किया जाता है। यहाँ पे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है और एफिशिएंसी होती है, ये हेल्प करता है रिड्यूस अंडर प्राइसिंग और ओवर प्राइसिंग। इस चीज को देखिए,
ना तो शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा कम हो ना बहुत ज्यादा हो, यानी कि अंडर प्राइस और ओवर प्राइस को रिड्यूस करता है, इसकी पॉसिबिलिटीज को रिड्यूस करता है। अट्रैक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और बेटर डिमांड असेसमेंट यहाँ पे रहने वाली है। इसके 3 डिसएडवांटेजेस आप लोग याद करके चले जाइएगा। मे कंफ्यूज स्मॉल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर को कंफ्यूजन हो सकती है। ये मार्केट स्पेकुलेशन रिस्क रहता है इसके अंदर। हायर रिलायंस ऑन द मर्चेंटाइल बैंकर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस रहेगी, ये एडवांटेजेस रहेगी। बुक बिल्डिंग के अंदर अक्सर सवाल पूछा जाता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कहानी यहां तक समझ में आई होगी। अगर मैं आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, प्रोस्पेक्टस का मीनिंग हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद आपकी सेक्शन 2 सब पॉइंट नंबर 70 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन को देखा, देसी लैंग्वेज में मैंने को समझाने की कोशिश की प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब होता है। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर 2 प्रोस्पेक्टस हमारे सिलेबस में है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और सेल्फ प्रोस्पेक्टस, जिनको हम लोगों ने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया है। इसके बाद हमने बात की कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या रहने वाला है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे हम लोगों ने बात की गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस को अंडरस्टैंड करा। अगर आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट हो जाता है तो एग्जैक्टली कौन कौन से सेक्शन काम करेंगे और कौन कौन सा ऑफेंस कैलकुलेट किया जाएगा, इस मुद्दे पर बात की। क्लियर है? किन किन केस में प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने की जरूरत नहीं है, इस मुद्दे पर बात की। बुक बिल्डिंग की डेफिनेशन को समझा, सीबी की डेफिनेशन को समझा बुक बिल्डिंग के लिए, इसके फीचर्स को अंडरस्टैंड किया, टाइप्स ऑफ बुक बिल्डिंग को अंडरस्टैंड किया, स्टेप बाय स्टेप क्या रहने वाले हैं इन चीजों को अंडरस्टैंड किया बुक बिल्डिंग के लिए, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अंडरस्टैंड किया। तो ये सब चीजें जब आप लोग समझ जाते हैं ना, तो फाइनली बारी आती है आपके शेयर की। आप लोग शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, आप सभी को पता है, ये नाम आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा। अब मेरी बातें ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप लोग एक बार समझ ले शेयर की डेफिनेशन क्या होती है। शेयर का मतलब होता है जैसे अगर कोई भी कंपनी है, मान लीजिए अगर मैं डिसाइड करता हूं मेरी कोई भी कंपनी है, क्लियर है, मैं मानता हूं मेरी जो कंपनी है उसका जो प्राइसिंग है वो कितना है, 10 लाख है या फिर 10,000 है, वट एवर यू कैन से, ठीक है। इस 10,000 को मैं यूनिट्स में डिवाइड कर देता हूं, टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूं, हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। माने अगर मैं 5 यूनिट इसकी बनाना चाहता हूं तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2-2 हजार की एक यूनिट मेरे पास बन जाएगी। क्लियर है? तो ये जो यूनिट बन गई है ना, ये जो टुकड़े बन गए हैं, ये मैं पब्लिक को ऑफर कर दूंगा कि आप लोग 2,000 रुपए लें, 2,000 रुपए दें और आप 2,000 के बदले में आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 20% के आसपास आपको मेरी कंपनी का शेयर मिल जाएगा। यानी कि 20% ये मालिकाना हक है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, ओनरशिप कहते हो। तो याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ओनरशिप का जो आपका एक बदला होता है वो शेयर की टर्म्स में होता है। माने कंपनी की ओनरशिप है, उस ओनरशिप को क्या बोलते हैं आप लोग, शेयर बोलते हैं, जिसका एक प्राइस पे करके एक आपका पर्टिकुलर पर्सन आपकी कंपनी के अंदर यूनिट शेयर बन सकता है या फिर एक ओनर की हैसियत रख सकता है। क्लियर? इस चीज को आपको समझना है। जैसे शेयर इज ए यूनिट ऑफ द ओनरशिप इन ए कंपनी, व्हेन द पर्सन बाय शेयर दे बिकम ए शेयर होल्डर। जब कोई भी पर्सन शेयर को खरीदता है तो शेयर होल्डर बन जाता है। ओन ए पोर्शन ऑफ द कंपनी, वो एक पर्टिकुलर पोर्शन कंपनी का खरीद लेता, ओन करता। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बात की 20% की बात की, तो 20% हिस्सा उसका हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, शेयर की डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर 84 पॉइंट के अंदर लिखी हुई है कि शेयर मींस ए शेयर इन विच शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड इंक्लूड्स द स्टॉक। क्लियर है? ये छोटी सी डेफिनेशन याद कीजिएगा, समझने वाली डेफिनेशन ऊपर वाली है, इसी को एग्जाम के अंदर आपको लिख के आना है। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो जिनसे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है शेयर के केस में। जैसे अगर मैं बात करूं, ओनरशिप राइट रहने वाला है, माने जितना आप लोगों ने पे किया है, जितने शेयर खरीदे हैं, जैसे मैंने 20% का एक शेयर रखा था तो यहाँ पे 20% ओनरशिप का हिस्सा मिल गया। ट्रांसफरेबल है, अगर आप लोग शेयर को बाई भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, माने ये ट्रांसफर हो गया। क्लियर है? और डिविजिबल यूनिट रहने वाली है, इनको हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। राइट टू डिविडेंड होता है, माने शेयर के ऊपर आप लोग इंटरेस्ट को, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर इंटरेस्ट को एक तरीके से क्लेम कर सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, नो फिक्स्ड रिटर्न रहने वाला है और राइट टू वोट रहता है। क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है या फीचर हैं जो किस केस में रहती हैं, शेयर के केस में रहती हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जब मैं आपको वन शॉट प्रोवाइड करूंगा, मैं कोशिश करूंगा अगर लाइटिंग सही हो जाती है, अगर हमारा इंटरनेट कनेक्शन रिस्टोर हो जाता है, तो डेफिनेटली एज सुन एज पॉसिबल जो हमने डेडलाइन रखी थी उससे पहले मैं
आपको फाइनल वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, वन शॉट, जहां से गारंटीड एक एक क्वेश्चन आपका हमारी वीडियो से फंसेगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वो वीडियो आपको समय रहते पहुंच सके। बहरहाल अभी समझते हैं टाइप ऑफ शेयर के बारे में। देखिए जनरली टाइप ऑफ शेयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सेक्शन 43 बताता है कंपनीज एक्ट 2013 का कि दो तरीके के शेयर होते हैं। एक आपका शेयर होता है इक्विटी शेयर, एक होता है आपका प्रीफरेंस शेयर। याद रखिएगा पहला शेयर क्या है, हम लोगों ने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर भी इनको पढ़ा था, इक्विटी शेयर, और दूसरा क्या रहने वाला है आपका, मैंने बताया प्रीफरेंस शेयर। अब ध्यान से देखिएगा इक्विटी शेयर की क्या डेफिनेशन होती है, क्लियर। यहां पे देखिएगा इक्विटी शेयर का मतलब होता है ये वो ऑर्डिनरी शेयर होते हैं जिनके पास वोटिंग राइट होता है। माने अगर आपने इक्विटी शेयर को परचेज किया है तो मैनेजमेंट के अंदर आपके पास वोटिंग राइट होता है। यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स बियर रिस्क एंड गेट डिविडेंड आफ्टर द प्रीफरेंस शेयर होल्डर। आप सभी को पता है जिन लोगों ने प्रीफरेंस शेयर खरीदे हैं तो जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर है उनके डिविडेंड को पे करने के बाद ही इनकी पेमेंट होती है, क्लियर। तो ये आपका रिस्क भी रहने वाला है। यहाँ पे वोटिंग राइट होता है, डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, हाई रिस्क होती है लेकिन हाई रिटर्न भी होता है, और ओनरशिप इन कंपनी का ओहदा मिलता है जिन भी लोगों के पास इक्विटी शेयर होता है। यहाँ पे देखिएगा टाइप ऑफ इक्विटी शेयर के अंदर क्या होता है, विद द वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर भी होते हैं, विद डिफरेंशियल राइट वाले आपके इक्विटी शेयर भी होते हैं। क्या बताया मैंने, विद वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर भी हैं और विद डिफरेंशियल राइट वाले इक्विटी शेयर भी हैं। यहाँ पे अगर मीनिंग की बात करूं वोटिंग राइट में तो राइट टू वोट इन द मीटिंग, मीटिंग के अंदर वोट करने का अधिकार। यहाँ पे लिमिटेड वोट्स होते हैं, फिर आप लोग कह सकते हैं नो वोटिंग राइट बट हायर डिविडेंड। क्या होता है इनके पास, हायर डिविडेंड होता है। तो बच्चा याद कर लीजिएगा सेक्शन 43 दो तरीके के शेयर्स बताता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। पहला आपका प्रीफरेंस शेयर, दूसरा इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर हम लोग पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं प्रीफरेंस शेयर की। प्रीफरेंस शेयर एक ऐसा शेयर होता है जिसको प्रायोरिटी पे रखा जाता है, जिनको रिसीव किया जाता है डिविडेंड प्रायोरिटी के साथ, एंड इन रिटर्न ऑफ द कैपिटल ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। और वाइंडिंग अप अगर आपकी कंपनी का होता है, कंपनी को वाइंडिंग अप करना है, उसके दरमियान इनकी कैपिटल को रिटर्न कर दिया जाता है, बट दे आर यूजुअली डोंट हैव अ वोटिंग राइट, लेकिन इनके पास वोट करने का अधिकार नहीं होता है। फीचर्स याद रखिएगा, फिक्स्ड डिविडेंड होता है, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। प्रायोरिटी ओवर द इक्विटी शेयर रहता है, जर्नल नो वोटिंग राइट्स होता है, और लो रिस्क रहता है, क्लियर। तो माय डियर फ्रेंड्स ये सब पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर आपका क्यूमुलेटिव आपका प्रेफरेंस शेयर रहने वाला है, नॉन क्यूमुलेटिव रहता है, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। ये तमाम चीजें हम लोग स्पेसिफिकली अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पढ़ लिया। अगर नहीं पढ़ा तो एक बार मीनिंग को गो थ्रू कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखिए इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर का एक कंपैरिजन है। डिविडेंड की बात करूं तो इक्विटी शेयर के अंदर फिक्स नहीं होता है लेकिन प्रेफरेंस शेयर के अंदर फिक्स होता है। वोटिंग राइट इक्विटी शेयर के अंदर होता है और यूजुअली प्रेफरेंस शेयर के अंदर नहीं होता है। रिस्क हाई होता है इक्विटी शेयर के अंदर, प्रेफरेंस शेयर के अंदर लो होता है। रिटर्न प्रायोरिटी की बात करूं तो रिटर्न आपका इक्विटी शेयर वालों को आखिरी में मिलता है, प्रेफरेंस शेयर वालों को फर्स्ट में मिलता है, क्लियर। तो ये आपका एक डिफरेंस बहुत रहेगा आप सभी को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने के लिए, क्लियर है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सभी को करूंगा, ये थोड़ा सा लंबा आर्टिकल है, देखिए इस पे वक्त बहुत ज्यादा बर्बाद होगा, ठीक है। और इसी सेम आर्टिकल को मेरे को अपने वन शॉट के अंदर जो एंटायर सिलेबस का रहेगा वहां पे भी कवर कराना है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ये वाला आर्टिकल यानी कि ये वाली स्लाइड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने तमाम राइट्स को एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद स्टेटरी प्रोविजन ऑन द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर, इस टॉपिक को भी प्लीज आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। हालांकि इसको मैं स्किप कर रहा हूं सिर्फ इसी बेस पे कि हम लोग इसको अपने वन शॉट के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों को भी ज्यादा बोरियत महसूस ना हो, आप लोगों को भी कंफर्टेबल लगे। दैट्स व्हाई हम इसको अपने आने वाले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, वन शॉट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। हाँ, आप लोग एक बार चाहे तो गो थ्रू हो सकते हैं, इजी टू लर्न लैंग्वेज में इस पीडीएफ को तैयार किया गया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, शेयर से इकट्ठा की हुई कैपिटल, एक ऐसा पैसा जिसको कंपनी रेज करती है बाय इशूइंग, बाय
फ्लोटिंग द शेयर्स, ठीक है। कोई भी कंपनी जब शेयर्स को इशू करती है, उन शेयर के बदले कंपनी को जो पैसा मिलता है, जो पब्लिक, जो शेयर होल्डर पैसा पे करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है शेयर कैपिटल। क्लियर है? अब ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल होती है, इश्यूड शेयर कैपिटल होती है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल होती है, पेड अप शेयर कैपिटल होती है। इश्यू ऑथोराइज्ड क्या होता है? लीगली कोई भी कंपनी मैक्सिमम कितना पैसा रेज कर सकती है बाय इशूइंग द शेयर, इसको क्या कहते हैं? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अब कोई कंपनी ऐसी होगी जो एक साथ ऑथोराइज्ड लिमिट को यूज करती है, उसके अंदर से एक पर्टिकुलर लिमिट को जो पब्लिक है उसको इशू किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? इशूड शेयर कैपिटल। और इशूड शेयर कैपिटल के अंदर शेयर होल्डर जितने शेयर्स को खरीदने की हामी भरते हैं उसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड, और जिसके लिए फाइनल पेमेंट किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? पेड अप शेयर कैपिटल। ये तमाम वो कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, जिनको हम लोग अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ चुके हैं। तो आप लोग एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा इक्विटी शेयर होल्डर के केस में, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में। मैं जो बातें बता रहा हूं प्लीज फोकस, ये सारी चीजें रिपीट होंगी, इसलिए हम लोग इन पर ज्यादा अपने जो समय है उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज या बाई बैक ऑफ द शेयर। आप सभी को पता है कंपनी ने शेयर्स को इशू किया, किसी XYZ पर्सन ने शेयर्स को खरीद लिया, तो वोटिंग जो राइट है वो किसके पास चला गया? ओनरशिप किसके पास चला गया? उसी कस्टमर के पास चला गया, ठीक है। उस कस्टमर से अपने शेयर को वापस खरीदने का जो प्रोसेस होता है ना, दैट इज कॉल्ड द बाई बैक शेयर या बाई बैक सिक्योरिटी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ बाई बैक मीन्स व्हेन ए कंपनी रीपर्चेज इट्स ओन शेयर। कंपनी क्या करती है? खुद के ही शेयर को दोबारा खरीदती है और अदर स्पेसिफिक सिक्योरिटीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जो भी हमारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उससे जो आपके एक पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से उसकी सिक्योरिटी या शेयर को रीपर्चेज करना क्या कहलाता है? बाई बैक कहलाता है। क्लियर? अगर सिंपल लैंग्वेज में आप लोग लिखना चाहते हैं तो ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं, बहुत आसान है। अब यहाँ पे समझना ये है कि कोई भी कंपनी है, वो कंपनी क्यों अपने बाई बैक शेयर करती है, माने किसी भी अपनी कंपनी को अपने शेयर खरीदने की जरूरत क्यों होती है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है? सबसे पहला पॉइंट रिटर्न सरप्लस कैश टू द शेयर होल्डर, और दूसरा पॉइंट रहेगा इंक्रीज शेयर वैल्यू। जितने कम शेयर उतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी। इंप्रूव फाइनेंशियल रेशियो, और आगे मैं बात करूं आपका प्रिवेंट आपका हॉस्टल टेक ओवर, और आगे देखिएगा कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। ये कुछ पॉइंट है जिनको पढ़ लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर हम लोग डिटेल में एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बाई बैक सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है। देखिए इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन है, पर चलिए 1-2 मिनट बाद हम अपने को लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज को समझने के बाद माय डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे समझिएगा बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज के प्रोविजंस कौन कौन से हैं। याद रखिएगा सेक्शन 68 से 70 क्या बताता है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आपके बाई बैक सिक्योरिटीज से रिलेटेड ही प्रोविजन रहने वाले। देखिए मेथड्स क्या क्या रहेंगे, बहुत जरूरी सवाल है। और सोर्स ऑफ बाई बैक क्या रहने वाला है? सेक्शन 68 बताता है कि एग्जैक्टली सोर्स ऑफ बाई बैक क्या रहेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, फ्री रिजर्व के अंदर आपका सोर्स ऑफ बाई बैक हो सकता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हो सकता है, प्रोसीड ऑफ अर्लियर इशू ऑफ द शेयर अदर सिक्योरिटीज। क्लियर है? ये 2 या 3 आप लोग कह सकते हैं स्पेसिफिक रीजन होते हैं जो कहां पे एक्सप्लेन किए गए हैं? सेक्शन 68 के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं। मेथड ऑफ बाई बैक की करूं तो फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन ए प्रोपोर्शनेट बेसिस। क्लियर है? ये आपका पहला रहेगा। ओपन मार्केट से। तीसरा क्या रहेगा? एम्प्लॉय से। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है आपके कौन कौन से प्रोविजन है जो आपको बाई बैक से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो 68 से लेकर के 70 वाले प्रोविजन आपके बाई बैक से रिलेटेड रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन 68 क्या कहता है, क्या क्या कंडीशंस रहने वाली हैं। इन कंडीशंस को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पहली कंडीशन रहेगी आपकी अथोराइजेशन। एमओए मस्ट अलो बाई बैक। क्लियर है? अथोराइजेशन यहाँ पे रहेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन रहेगा, लिमिट ऑन बाई बैक रहेगा, और फुल्ली पेड अप शेयर रहेगा, टाइम गैप बिटवीन द 2 बाईबैक्स रहेगा, उसके बाद बाईबैक कंप्लीटेशन टाइम रहेगा, और पोस्ट बाईबैक डेट इक्विटी रेशियो रहेगा। इसके प्रोविजंस को पढ़ लीजिएगा, ये सिंपल सी चीजें हैं, एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर
प्रोहिबिशन ऑफ द बाईबैक, या फिर सेक्शन 70 क्या कहता है, बाईबैक इज नॉट अलाउड इफ कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट, डिबेंचर, लोन फ्रॉम द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। माने इन किसी भी सिचुएशन के अंदर कंपनी को यह अधिकार नहीं है कि वो बाईबैक कर सके। ठीक है, आगे देखिए क्या है, कंपनी हैज नॉट कंपाइल्ड विद द सीबी रेगुलेशन। अगर कंपनी सीबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कंप्लाइड नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है। बाईबैक इज डन थ्रोइंग सब्सिडरी और ए इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्लियर है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। देखिए इफेक्ट ऑफ बाईबैक क्या रहता है, इंक्रीज इन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर जिसको कहते हैं, आगे डिक्रीज इन द शेयर कैपिटल रहेगा, डिफेंसिव स्ट्रेटजी रहेगा, पॉसिबल प्राइस राइजिंग रहेगा। क्लियर, तो ये कुछ पॉइंट है जिनको याद कर लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये तमाम वो चीजें हैं जिनको मैं वन शॉट के अंदर में बार बार कह रहा हूं कवर करेंगे, तो जिनको हमें कवर करना है अगेन एंड अगेन उनको ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, बहुत कम बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक टॉपिक और है माय डियर फ्रेंड्स, ये लास्ट टॉपिक है, मैं इसको यहीं तक समराइज करता हूं। मैं बार बार आपको एक ही बात बता रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन है, उसके बाद इंटरनेट ब्रेकडाउन है, बट वी आर स्टिल प्रिपेयरिंग योर लेक्चर्स। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, आप थोड़ा सा इससे। और मैं एक छोटी सी चीज और आपको बता देता हूं, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कल आपका स्पेसिफिकली वन शॉट आएगा, तो पहले हम लोग वन शॉट डाल देंगे, बाद में हम लोग बचे हुए यूनिट्स को डालेंगे। माने यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 हम लोग बाद में डालेंगे, लेकिन वन शॉट लेक्चर में आपको एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके लिए प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है। ठीक है, अगर कंडीशन साथ देती है, लक साथ देता है, तो मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको वो वाला वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करूंगा जहां से एक एक क्वेश्चन आपका फंसेगा। समय रहता है तो यूनिट 4 यूनिट 5 के लिए कमेंट कर दीजिएगा। बहरहाल अब एक लास्ट आर्टिकल है जिसको समझ लेते हैं, ट्रांसफर एंड द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या होता है। देखिए ट्रांसफर ऑफ शेयर मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ ए शेयर फ्रॉम वन पर्सन, यानी कि जिसको ट्रांसफरर बोलते हैं, टू द अनदर, जिसको ट्रांसफररी बोलते हैं, बाय द वे ऑफ सेल और ए गिफ्ट। ठीक है, सेल के थ्रू या गिफ्ट के थ्रू आपका ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफरर टू द ट्रांसफरी, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर कहते हैं। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आप लोग ये कभी भी कर सकते हैं, शेयर होल्डर के पास ये राइट होता है। ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर हैपन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, किसके द्वारा, ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा होता है। व्हेन शेयर होल्डर डाइज, जब शेयर होल्डर मर जाता है, बिकम इंसॉल्वेंट, क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट और मेंटली अनसाउंड, यानी कि दिमाग से काम उसका नहीं करता, पागल समझ लीजिए। ठीक है ना, एंड डन इनवॉलेंटरी विदाउट द शेयर होल्डर एक्शन। ठीक है, यहाँ पे 3-4 शब्द हमने इस्तेमाल किया है, ट्रांसफरर बताया है, ट्रांसफररी बताया है, लीगल हियर बताया है, रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स बताया है। ट्रांसफरर कौन होता है, जो सेल करता है, जो रिसीव करता है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफररी कहते हैं। पर्सन एंटाइटल टू द इनहर्टेड शेयर्स, ठीक है, जो भी इनहर्टेड शेयर्स को एंटाइटल करता है उसको लीगल हियर कहते हैं। रिकॉर्ड ऑफ ऑल शेयर होल्डर, क्लियर है, उसको क्या कहते हैं, रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, बहुत आसान डेफिनेशन है। यहाँ से सवाल आता है ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पे एक फर्क भी मैंने किया हुआ है कि एग्जैक्टली ये ट्रांसफर ऑफ शेयर है, ये आपका ट्रांसमिशन ऑफ शेयर है। क्लियर है, नेचर की बात करूं तो ये आपका वॉलेंट्री होता है, ये इनवॉलेंट्री होता है, माने नियम बाय लॉ होता है, ये वॉलेंट्री है। रीजन की बात करूं, सेल, गिफ्ट और एग्रीमेंट के किसी भी रीजन में इसको किया जा सकता है, डेट, इंसॉल्वेंसी और आपका ल्यूना केसी के अंदर। और आपका इनिशिएटेड बाय शेयर होल्डर्स, ये क्या होता है, इसको इनिशिएट करता है शेयर होल्डर, एंड लीगल हियर और ए ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव इसको स्टार्ट करता है। इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड के अंदर शेयर ट्रांसफर डीड, यानी कि हमें क्या चाहिए, SS4, शेयर ट्रांसफर डीड के अंदर SS4 चाहिए हमें। ठीक है, नो इंस्ट्रूमेंट लीगल प्रूफ इज रिक्वायर्ड, इस चीज को भी आपको याद रखना है। अप्रूवल की बात कीजिए, नीड अप्रूवल बाय द बोर्ड, और यहाँ बोर्ड ओनली रिकॉर्ड इट, अप्रूवल की जरूरत नहीं है, केवल रिकॉर्ड करता है। स्टैंप ड्यूटी की बात करें, एप्लीकेबल होती है, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है। तो एक छोटा सा डिफरेंस है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, और डिटेल में हम लोग वन शॉट के अंदर बात करने वाले हैं। देखिए ट्रांसफर ऑफ शेयर की बात करूं, सेक्शन 56 बताता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर आपका 56 और प्लस में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है। याद रखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ डीड होता है, स्टैंप ड्यूटी लगता है, सबमिशन ऑफ कंपनी होता है, बोर्ड अप्रूवल होता है, एंट्री इन रजिस्टर होता है। अगर यहाँ पे बात करूं मैं, ट्रांसमिशन के अंदर इन्हें आपका एंटीमेशन होता है, सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है, बोर्ड रिजोल्यूशन होता है, रजिस्टर अपडेट होता है। तो ये कुछ बुनियादी स्टेप है जो कहां पे मेंशन की गई है, सेक्शन 56 के अंदर अलोंग विद द एओए। किसके लिए, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के लिए, ट्रांसफर ऑफ शेयर के लिए सेक्शन 56 काम करता
करता है। क्लियर है? तो बहुत बेसिक बातें हैं, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। एक बोनस शेयर भी है, इसके बारे में भी हम लोग वन शॉट के अंदर डिटेल में बात कर लेंगे, ज्यादा समय हम लोग बर्बाद नहीं करते। यू कैन जस्ट डाउनलोड द पीडीएफ, कमेंट कीजिएगा तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा और इन सभी चीजों को एक बार गो थ्रो कर सकते हैं। तो मैंने मोटा मोटा माय डियर फ्रेंड्स रिवीजन के बेस पे आपको ये लेक्चर डिलीवर कर दिया है, जहां पे उम्मीद करता हूं काफी क्लैरिटी आपको मिली होगी। काफी डिटेल में मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरी कुछ लिमिटेशंस, मजबूरियां मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट ब्रेकडाउन की वजह से, बट उम्मीद करता हूं स्टिल आप लोग इस वीडियो को पूरा सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को पूरा पूरा प्यार देंगे, लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिएगा, वन शॉट डालने वाला हूं, बहुत जल्दी सरप्राइज हो सकता है, ठीक है? इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं तो कीप